हेलो बचवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई, आज है लेक्चर नंबर 1, लॉ सीएमए इंटरमीडिएट। आज हम बात करेंगे थोड़ी बेसिक्स की, थोड़ी सिलेबस की, थोड़ी फंडामेंटल चीज़ों की, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेक्शन वगैरह जो अगली क्लासेस स्टार्ट करते रहेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें, अगर आप अपने सब्जेक्ट के नाम की बात करेंगे, सर नाम क्या है, तो नाम है भैया बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, पेपर नंबर 5, ठीक। अब देखें, इसमें लॉ एंड एथिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, नाम से समझ में आता है। एथिक्स का जो पार्ट है, ये है 15 मार्क्स का, ठीक है ना, सेक्शन नंबर डी। बट लॉ के अंदर भी आपको तीन तरह के लॉ पढ़ने हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट कहता है भैया आप पूरी रिगरस पढ़ाई करो, डिटेल में पढ़ो, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। तो इंस्टीट्यूट पढ़ा बहुत रहा है, बहुत कंटेंट है सर, ठीक है ना। अगर कंटेंट वाइज बात करें, सबसे पहले आता है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ को हम बिजनेस लॉ के नाम से भी कहते हैं, मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं। इसमें से कुछ बातें आपने सीएमए फाउंडेशन के अंदर पढ़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो इसमें से कुछ बातें आपने पढ़ी होंगी, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल में फर्क मिलता है यहां और फाउंडेशन में। कमर्शियल लॉ में बच्चे आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो करीब करीब आप कह सकते हैं आपको पढ़ने हैं भैया यहां पर 5, ठीक है। तो वेटेज सामने लिखा हुआ है, वेटेज थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, वो सीएमए इंस्टीट्यूट, देखो कोई भी है, सीए इंस्टीट्यूट भी होता है, वो जो वेटेज प्रिस्क्राइब करते हैं हमेशा नहीं है कि क्वेश्चन उतने ही नंबर का है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। तो आप देखो सामने वेटेज आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आप बोलोगे सर एक चैप्टर और ऊपर लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन है लॉ का और लीगल सिस्टम का, ठीक है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो आप फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, बट यहां से ही 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इतना सारा कुछ पढ़ाने के बाद कह रहे हैं जी ये 30% आएगा। 30% मतलब 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। अच्छा खासा यार है। मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, सेल भी बड़ा एक्ट है, फिर आपका निगोशिएबल पार्टनरशिप एलएलपी, मतलब ये खासा सिलेबस है सर। 2022 में इंस्टीट्यूट ने भाई इतना सिलेबस डाल दिया है, कह रहा है भाई पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाएंगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और बढ़िया एक नोटबुक जरूर लिखते हैं ना, मैं अभी आप आगे भी आपको बताऊंगा। तो क्योंकि हैंड रिटन नोट्स पे सर मेरा पूरा फोकस रहता है, और मैं 100% हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूँ। बुक तो मैं कराऊंगा ही रेफर, लेकिन 100% नोट्स अपन तैयार करेंगे, ठीक है ना। और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन तो करने हैं, एमसीक्यू भी करने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी है बच्चों इंडस्ट्रियल लॉ का। ये बहुत क्यूट लगता है मुझे, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। प्यारे प्यारे नोने नोने एक्ट आपको इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई एक्ट, कोड ऑफ वेजेस। आपको पता है इसमें से कुछ भी आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, दिस इज ऑल न्यू। इसको आपको और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कमर्शियल लॉ से आप एक्वेंट हो चुके हैं, आपको पता है, बेसिक एसेंस का पता है। तो थोड़ा जब कमर्शियल लॉ अपन पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग रहती है। बट जो इंडस्ट्रियल लॉ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी। आप सोचिए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अब ये ग्रेचुटी क्या होती है सर? एम्प्लॉय के रिटायरमेंट पे 30 साल एक एम्प्लॉय ने काम किया, एम्प्लॉय ने, है ना। अब एम्प्लॉय ने काम किया तो भाई 30 साल के बाद उसको रिटायरमेंट में एक पैसा देंगे लमसम, कि भाई आपने 30 साल काम किया, ये लो भाई 10 लाख रुपए आप लो। तो ग्रेचुटी कहते हैं उसे, उसका अपना एक्ट है। प्रोविडेंट फंड शायद आपने कभी प्रैक्टिकली सुना, उसका अपना एक्ट है। अब कोड ऑफ वेजेस के अंदर बोनस की बात होती है। 90s की मूवी देखी होंगी आपने, बोनस के लिए मजदूर लड़ रहा है, बोनस चाहिए, बोनस चाहिए, बोनस चाहिए। तो बोनस की बातें भी पढ़ेंगे आप यहाँ पर। पेमेंट ऑफ वेजेस की बातें भी होंगी। मतलब ये सारे के सारे बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मैं आपको बताऊं इंडस्ट्रियल लॉ। और आपके लिए भी इंटरेस्टिंग ही होगी, आप नया है भाई, इससे पहले आपने कुछ पढ़ा तो है नहीं इस बारे में, ठीक। अब आता है सर कॉर्पोरेट लॉ। ये भाई साहब मैं सबसे रेलिवेंट मानता हूं उसे, और मुझे पूरी उम्मीद है अगले आने वाले सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट लॉ को ही इम्फेसाइज करना है। क्योंकि सर कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिकली बड़ा काम का है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल लॉ और ये कमर्शियल लॉ नहीं, लेकिन कमर्शियल के मुकाबले कॉर्पोरेट लॉ बहुत काम आता है। कल को आप जॉब करते हैं, कल को अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कॉर्पोरेट लॉ सर बहुत काम आता है। प्रैक्टिकली बात करें, कॉर्पोरेट लॉ का बहुत लिंकेज भी है बहुत जगहों पे। तो सबसे ज्यादा वेटेज जिसको दिया है इंस्टीट्यूट ने, वो है कॉर्पोरेट लॉ, 40%। कॉर्पोरेट लॉ में भी इंस्टीट्यूट अच्छा खासा कंटेंट पढ़ा रहा है, पूरा कंपनी तक नहीं पढ़ना आपको। आपको पढ़ने हैं सेक्शन 1 से लेकर 122,
जनरल मीटिंग तक के, प्लस डायरेक्टर वाले चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें कुछ सेलेक्टेड सेक्शन है वो स्टडी मैट में दिए गए, वो हमारे ऊपर छोड़ दो आप, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक। सबसे ज्यादा वेटेज जो है बेटा वो है कॉर्पोरेट लॉ का, इसके बाद है कमर्शियल लॉ, और इसके बाद है इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक। और लास्ट में आता है जी एथिक्स, ये भी बहुत क्यूट है। ये क्यूट जो है ना, ये 15-15% आपको दिख रहे हैं, बड़े क्यूट लगते हैं सब मुझे। ठीक है, क्योंकि यहां से ना पढ़ना बहुत कम है और स्कोरिंग जबरदस्त है। एथिक्स में पढ़ना बहुत कम है और स्कोरिंग जबरदस्त है, आप ये समझिए। मतलब एक तरफ अगर आपको मैं बोलूं कि सर कमर्शियल लॉ पढ़ना पड़ेगा, अभी आप मटेरियल आपको मिलेगा कमर्शियल लॉ, आपको पता है 5 मटेरियल मैं आपको दूंगा, 3 तो वॉल्यूम हो गए कमर्शियल के, इंडस्ट्रियल के और कॉर्पोरेट, तीनों के अलग अलग वॉल्यूम हो गए। एथिक्स साथ में आ जाएगा किसी में भी। एक क्वेश्चन बैंक हो गया सॉल्व, एलिमिनेटर बोलते हैं उसे, एक एमसीक्यू बुक हो गई, तो 5 वॉल्यूम मैं आपको दूंगा। ठीक है, 3 अलग अलग, तीनों के अलग अलग वॉल्यूम हुए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एक सॉल्व क्वेश्चन बैंक, और एक हो गया भैया आपका एमसीक्यू, एमसीक्यू पूरा एमसीक्यू कनेक्टिंग स्टडी मैट की भी पीवाईक्यू सब हमने डाल रखे हैं। इतना जबरदस्त कंपाइलेशन कर रखा है आपके लिए, वो भी आप जो एक आधा क्वेश्चन वोश्चन पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और सुनिए, तो अगर इसको पाई चार्ट के उससे समझिए तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये आ गया जी 30%, 15%, 40% और अगेन 15%। तो सर वैसे एक बात बताओ, आप कैसे कहाँ से शुरू करोगे? देखो जी, मैं पर्सनली, मेरे से आप पूछिए तो मैं कॉर्पोरेट लॉ से स्टार्ट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ का वेटेज भी बहुत है। और एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, 2 कारण है। कमर्शियल लॉ में कभी पहले स्टार्ट नहीं करता सर, उसके 2 रीजन है। एक तो आप पढ़ के आ चुके हो फाउंडेशन में, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा आपको, क्या नया पढ़ा रहे हो सर, तो फाउंडेशन वाली बातें हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, कमर्शियल लॉ में कंटेंट बहुत है। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो धीरे धीरे बोर्डम आपके सर पे सवार होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो जो एक्साइटमेंट, जो जील, जो एंथुसियाज्म स्टार्टिंग में होता है ना, बैच की स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो वो कम ना हो, ठीक है, इसीलिए अपन थोड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन और थोड़ा वेटेज वाला पोर्शन, ठीक है ना, और नई बातें पढ़ते हैं ना जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ी। तो ये सब फाउंडेशन में आपने तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो पहले कॉर्पोरेट लॉ करते हैं भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। उसके बाद अपन एथिक्स कर लेते हैं, उसके बाद अपन इंडस्ट्रियल लॉ कर लेते हैं, या इंडस्ट्रियल पहले कर लेते हैं, लास्ट में कराऊंगा भाई कमर्शियल लॉ। कह रहे सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमर्शियल लॉ बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मुझे बहुत पसंद है यार, पर्सनली मेरे से पूछिए, बहुत अच्छे एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सेल, बट थोड़ा ना स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है, आप समझ रहे हो, साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको लेना पड़ेगा, वो अपन लेंगे, बिल्कुल लेंगे अपन, ठीक है ना। तो अपना जितना एक्साइटमेंट, इतनी जील, इतनी एनर्जी है ना, पहले कहाँ इंपोज करनी है, वो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, ठीक है ना। फिर वो आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जब कॉर्पोरेट लॉ आप पढ़ लोगे, आप बोलोगे सर थोड़ा थक गए, तो फिर मैं बोलूंगा बेटा नया एक्ट लेकर आया हो, नया कंसेप्ट लेकर आया हो इंडस्ट्रियल लॉ का, आओ बोनस दिलवाते हैं, ग्रेचुटी, तो फिर आपका इंटरेस्ट रीडेवलप होगा। वो सब आप छोड़ दो मेरे ऊपर, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। एक बात और सुनिए, मैं बच्चों से जब बात करता हूं, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के हैं मॉड्यूल्स वगैरह, वो इंस्टीट्यूट ने बांट रखा है, ठीक है ना। मैं जब बच्चों से बात करता हूं, मैं कहता हूं जी भैया एक बात बताओ, कितने नंबर चाहिए लॉ में? बच्चा कहता है सर थ्योरी है सर। मैं कहता हूं बेटा थोड़ा एमसीक्यू वगैरह भी आते हैं। नहीं सर, नंबर कहाँ मिलते हैं सर, फाउंडेशन में भी दुखी थे सर। मैं आपको इतनी मार्कशीट दिखा दूंगा, एक नहीं इतनी जितनी आप बोलोगे, जिसमें लॉ के बेसिस पे बच्चे ने अपना ग्रुप क्लियर किया। मतलब एग्जेम्पशन तो मिनिमम टारगेट है, 60+ तो मिनिमम, एग्जेम्पशन से कम तो सोचना ही नहीं है आपको। साथ मिलकर मेहनत करोगे ना, और साथ मिलकर काम करेंगे अपन, तो 80+ भी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, आप पास ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, बच्चों को 87, 88 ऐसे नंबर लॉ में दिलाए हुए हैं। ऑडिट के अंदर अगर बात करें 91। ठीक है, दूसरी बात, सीए के अंदर भी आप देखें कंटिन्यूअसली। मैं बस एक बात कहता हूं, इसमें मेरा कुछ स्पेशल नहीं है, मेरा कुछ भी स्पेशल नहीं है। इस पे हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर मैं भी आपको समझाऊंगा, दोनों का कोऑपरेशन है सर, किसी एक से नहीं होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो बात बनेगी। तो छोटा सोचना ही नहीं पहले दिन से। तो जो भी नोटबुक आपके पास है या बुक आपके पास है, वहां लिख दो। क्या लिख दो? वहां बिना डरे लिख दो बच्चों, अब की बार 80 पार, इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार 80 पार। तो 80 से कम तो सोचना ही नहीं है। मेरी एक बात समझो, मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर सोचोगे ही 60,
या सोचोगे ही 50 नंबर आ जाए यार बस लॉ में, बाकी तो मैं नंबर निकाल लूंगा। तो नंबर है तो 50 आएंगे या 40 आएंगे या 30-35 भी आ सकते हैं। जब आप छोटा सोचते हैं ना, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी साथ में कैरी करते हैं। लेकिन जब आप टारगेट लेके चलते हैं 80 प्लस का, मैं कहता हूं 80 प्लस आए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आए तो 70 आएंगे, 60 आएंगे। तो आपकी तैयारी का लेवल जो होता है ना, वो अपलिफ्ट हो जाता है। जब उस लेवल को आप अपलिफ्ट कर लेते हैं तो आपका एक मिनिमम बेंचमार्क सेट हो जाता है कि भाई मैं इतना तो लेकर आऊंगा ही आऊंगा। तो जब आप 80 प्लस फोकस करते हैं तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी आप खत्म कर देते हैं बच्चों। अब आप 80 प्लस सोचोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके 30 नंबर आ जाए, क्योंकि आपने मेहनत ही 80 की रखी है। मैं कहता हूं 80 आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं भी आए 70 आएंगे, 60 आएंगे। हर केस में आप पास है और हर केस में आप एग्जाम्ड कर रहे हैं पेपर। तो पहले दिन से लिख देना टारगेट 80 प्लस, वो जो भी आपका अटेम्प्ट हो, टारगेट 80 प्लस ये पहले पेज में लिखना है और इसी पे अपने को काम करना है अगले कुछ महीने। और इसी के साथ से चलते हुए चलेंगे, फोड़ देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, आप थक जाओगे कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते, क्वेश्चंस एमसीक्यू सब कुछ एक एक चीज आपको करवाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, इसलिए मैं जब भी पहला लेक्चर लेता हूं थोड़ा सा 5 मिनट आपको गाइड करता हूँ। गाइडेंस की बहुत जरूरत है आपको, क्योंकि अभी अभी आप बिल्कुल एकदम आप छोटे छोटे नोने नोने बच्चे हो मेरी नजर में, ठीक है ना। तो गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं सर, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। अगर आप नहीं करेंगे अपने आप पे भरोसा, तो सर कौन करेगा, आप मुझे बताइए। तो आपको अंदर से लिटरली, आपको मेरी बातें शायद ऐसा लग रहा हो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, बट आपको अंदर से ये सोच के चलना है कि आप कर सकते हैं और आप 80 प्लस ला सकते हैं। ये सोच के चलिए, तभी आप लेकर आएंगे। अगर सोचोगे ही नहीं, डिटर्मिनेशन कमिटमेंट कहां से आएगा, और नहीं आएगा तो सर मेहनत उस तरीके से नहीं कर पाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो नंबर कहां से आएंगे। ठीक है ना। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई वन डे प्रोसेस नहीं है, अचानक से 80 प्लस नहीं आ जाएंगे। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ये परसेवरेंस मांगता है सर, ये सेक्रीफाइस मांगता है। हो सकता है बाकी दोस्त जो बी कॉम कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, वो मौज मस्ती बाहर ले रहे हैं। हो सकता है आप तब भी लेक्चर कर रहे होगे। हो सकता है आपके एग्जाम टाइम में आप यूट्यूब लाइव रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ, बाकी आपके दोस्त यार मस्ती कर रहे हैं। वो तब आपको बड़ा पेन हुआ यार कि मैंने प्रोफेशनल कोर्स क्यों किया, मैं भी तो कॉलेज जाके बी कॉम कर लेता। वो तब जरूर सेक्रीफाइस है, लेकिन आज उसके जब आज से 5 साल के बाद देखोगे, या आज से 10 साल के बाद देखोगे, 20 साल के बाद देखोगे, तो आप बहुत अलग जगह खड़े होगे उस अपने दोस्त के मुकाबले। तो सर सेक्रीफाइस तो मांगता है प्रोफेशनल कोर्स। सेक्रीफाइस बिना हार्ड वर्क, बिना पढ़े तो बात बनेगी नहीं। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं सर, सिर्फ ये नहीं कि करना है करना है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बच्चे ना एकदम मजबूर, ऐसा लगता है मजबूरी में कर रहे हैं, प्रेशर लेकर कर रहे हैं। मैं आपको डराऊंगा नहीं सर, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं, 5-7 मिनट देता हूं स्टार्टिंग में, मुझे लगता है ये आपकी जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू लव वॉट यू आर डूइंग। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं। जब मैं सीए कर रहा था, ठीक है, तो इंटरमीडिएट के भी आधी जर्नी तक मैं ना बहुत हाइप क्रिएट करके रखा अपने माइंड में कि मैं सीए है, ये है, वो है। फाउंडेशन में मैं चिल था एकदम, कोई इंटर आया और डराता है साथ में। तो मुझे ना एक बार लगा पढ़ते पढ़ते कि यार मैं इतने घंटे पढ़ लूं, इतने घंटे पढ़ लूं, ऐसे लगा मेरा टारगेट मैं सेट कर रहा हूं, तो मतलब मजबूरी में अपने आप को पुश कर रहा हूं। फिर कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ना मेरे को ऐसा लगा, एक दिन मैंने सोचा कि ये कोर्स मैंने किसके लिए सेलेक्ट किया है, किसके बोलने पे सेलेक्ट किया है। मैंने एक कोर्स किसी मजबूरी में सेलेक्ट किया नहीं, मैंने अपनी इच्छा से सेलेक्ट किया और अपने लिए सेलेक्ट किया है। सर मैंने धीरे धीरे, लिटरली बता रहा हूं, अपने कोर्स से प्यार करना शुरू किया। मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कब बैठकर पढ़ जाता था मुझे पता ही नहीं था। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ है, मैं 6:30 बजे से पढ़ने बैठा, फिर अगली बार घड़ी बज रही 10:30 बज गए। सर आप मजबूरी मत करिए। आजकल मैं देखता हूं, आजकल बच्चों की अप्रोच बहुत सही है, लव वॉट यू आर डूइंग। अदरवाइज सर क्या होगा ना, 1 घंटा भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप तो ये अच्छे से जानते हैं कि आधा घंटा पढ़े फिर फोन देखना शुरू, फिर 15 मिनट पढ़े फिर फोन देखना शुरू। जब तक आप प्यार नहीं करोगे ना अपने सब्जेक्ट से, अपने कोर्स से, तब तक बात नहीं बनेगी। किसी ऑल इंडिया रैंकर की बात सुनिए, समझ में आता है कि सर उसने प्यार तो किया है, तो प्यार तो करना पड़ेगा। अभी आपको प्यार की दिशा ये है, आपके लिए दूसरी दिशा में प्यार लेके बस चले जाना भाई। ठीक। और हमेशा एक बात बोलता हूं, कभी भी अपने आप को एवरेज ग्रेड के लिए तैयार मत करिए।
मत करिए सर। डू नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन एवरेज ग्रेड। आप चैंपियन हैं सर। अगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पहले दिन से 50 नंबर फोकस थोड़ी करने हैं सर। पहले दिन से ही टारगेट बड़ा होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, पेरेंट सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ है, तो क्यों एवरेज के लिए सोचना? बेस्ट के लिए सोचना है। बेस्ट, और बेस्ट ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक। और कैसे आएंगे 80 पार? अब बोल रहे हैं 80 पार आएंगे नहीं। अगर 80 पार लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। 80 पार के लिए बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। तो कहां से आएंगे 80 पार? कहता है 80 पार आएंगे सर डिटेल स्टडी करके। वो तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। इतने क्वेश्चन कराऊंगा पीवाई क्यूज, आप भी बोलोगे सर क्या हो गया ये। 100% नोट्स बनाएंगे। ठीक। यूट्यूब पे पूरा रिवीजन करवाएंगे। टेस्ट लिए जाएंगे आपके। ठीक है। इवन मैं तो कह रहा हूं एमसीक्यू क्या, मैं ऐप में आपको सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और बोलिए, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सर इतना अटेम्प्ट हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अब तो खैर 14-15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना? तो वो आप टेंशन फ्री रहिए। साथ में आरटीपी एमटीपी कवर करेंगे। ये मेरा रोल है सर। अभी मैं आपको आपका रोल ही बताऊंगा। ये मेरा रोल है जो मुझे निभाना है। तो एक तरीके से आज कह रहे हो सर, आज तो इंट्रोडक्शन ही दे रहे, ओरिएंटेशन ही हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा ओरिएंटेशन ही है आज। ठीक है। बाकी फिर आगे पढ़ना ही है। ठीक है। ये मेरा रोल है। तो आपका रोल क्या है? अब आपका रोल सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपको नोटबुक मेंटेन करनी है। मैं हमेशा एक बात बोलूंगा बच्चों, मैं एक कंसेप्ट पे काम करता हूं, वो है RWR। रीच, राइट एंड रीच। जैसे मैंने आपके नोट्स बनवाए, पूरी बात सुनना, क्लास में मैंने आपके नोट्स बनवाए। ठीक है। ट्राई करना, जब समझा रहा हूं तो नोटिंग मत करिए। मत करिए। ठीक। एक बार जब इसे मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया, आपने पॉज किया, कंसेप्ट को समझ लिया, बुक या नोटबुक जो भी है, बुक आपके पास, एक बार पढ़ लिया, फिर लिखना। पहले पढ़ो, फिर लिखो, फिर लिख के एक बार पढ़ो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है सर। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रीड, राइट एंड रीच। पहले पढ़ा, फिर लिखा, फिर पढ़ के, फिर लिख के, फिर पढ़ा। तो मेरे साथ पढ़ा, फिर लिखा। मैं ये करवाऊंगा अभी, मैं इसी मेथड से काम करूंगा। आप देखना, जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, तो मैं पहले पढ़ा देता हूँ पूरा का पूरा। फिर मैं बोलूंगा चलो और नोट्स बना लेते हैं फटाफट से। फिर नोट्स बना लिए। फिर नोट्स बनाने के बाद एक बार फिर से पढ़ लिया। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोचिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप साथ में रिवीजन नहीं करते। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, मैं सब कुछ समझाऊंगा, याद भी करवा दूंगा। लेकिन जब तक आप साथ में रिवीजन नहीं करोगे ना बेटा, कोचिंग का कोई रेलेवेंस ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ कोचिंग जब तक कि आप साथ में रिवीजन नहीं करते। तो आपको क्लास के दौरान तो ठीक है, आपको पढ़ा दिया, क्लास के बाद जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करना है। और जो होमवर्क दिया गया है उसका 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 होमवर्क भी आपको करना है। ये दो काम बिल्कुल करते हुए चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? अब इस बात को आप थोड़ा इस तरीके से समझिए। ये हो गया जी मेरा कंट्रीब्यूशन। ठीक है। जो टीचर ने करना है, टीचर तो सारे काम करेगा सर। ठीक है। प्रॉपर डाउट सॉल्विंग, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, सब कुछ। आपका काम क्या है स्टूडेंट का? एक तो क्लासेस में रेगुलरिटी रखिए, टाइमली क्लासेस कंप्लीट करिए, बैकलॉग मत करना सर। बैकलॉग में आप फंसे तो फिर खेल हो जाएगा आपके साथ। कि एक बार बैकलॉग चढ़ना शुरू हुआ रिकॉर्डेड में तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करिए, रोज एक क्लास करनी है, हफ्ते में 6 दिन करनी है, मंडे टू सैटरडे। ठीक। प्रॉपर नोट्स कंप्लीशन, मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस देख रहे हैं, नोट्स में बनवा रहे हैं, नोट्स बना ही नहीं रहे, कह रहे एक साथ बनाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती कि आप ये सोचते हैं कि आप 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर के नोट्स एक साथ बनाएंगे। ये मत करना सर। मैं नोट्स इसलिए, दो कारण है नोट्स बनवाने के। पहला कारण है कि जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में सेट होगा। और दूसरा कारण ये नोट्स बनाने का कि जब आप चीजें लिखते हैं ना, तो एक इंप्रेशन माइंड में आता है, और फिर वो इंप्रेशन रहता है, और जब आप रिवाइज करते हैं तो इंप्रेशन और गहरा हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल एक बड़ा सिंपल सा एडवांटेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लिख के पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क बराबर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा, होमवर्क पे मैं आपको रोज 1 या 2 होमवर्क दूंगा, वो आप बिल्कुल करिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना।
कि भाई होमवर्क दे रहा हूं तो बोले यार वो कर लेंगे कर लेंगे। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, फाउंडेशन पास करने के बाद समझते हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं, उनको लगता है वो बड़े हो गए, वो मैच्योर हो गए। होमवर्क तो स्कूलों में होता था, यहाँ थोड़ी होमवर्क होता है। मैं हमेशा कहता हूं सर, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, स्टीव जॉब्स ने कहा था। जितना मूर्ख बन के रहोगे, जितने नादान बन के रहोगे, उतनी ज्यादा चीजें आप जीवन में सीख पाएंगे। ये सिर्फ क्लासेस की नहीं, लाइफ की बात है। और जितना आप अपने आप को मैच्योर बिहेव करोगे सर, उतनी दिक्कतें आपको आएंगी। तो आप बिल्कुल एक छोटे नोने बच्चे के जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना आप, बिल्कुल वैसे आपको होमवर्क करने, क्लासेस करने, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन मैंडेटरी, मैंने आपसे पहले भी कहा, बिना रीजन की कोचिंग कोचिंग का कोई मतलब नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। जो टेस्ट मैं आपके ले रहा हूं, टेस्ट जरूर दीजिए, और डाउट का अगर है तो डाउट नंबर मैंने आपको पहले भी दिया होगा, नहीं दिया तो ये मेरा नंबर है भाई, लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डाउट बिल्कुल रिजॉल्व करिए, मैं आपको रिजॉल्व कराऊंगा व्हाट्सएप के अंदर। कभी लगता है डिटेल में है तो कॉल भी कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप में वॉइस ओवर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डाउट को भी रिजॉल्व करिए, हम डाउट रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल बैठे हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब आप इस तरीके से समझिए, मैं हमेशा कहता हूं ये टीचर का कंट्रीब्यूशन है, ये स्टूडेंट का रोल है। ठीक है, और वैसे भी कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम आप दे रहे हो, मैं सिंपल एक बात कहता हूं सर, अगर आपको बड़ा सोचना है और ऑल इंडिया रैंक लानी है, बहुत बच्चों को पहले भी दिलवाई है भाई, ठीक है, सिंगल डिजिट AIR भी दिलवाई हुई है, तो ऑल इंडिया रैंक, अब जैसे 80 प्लस आप मेरे सब्जेक्ट में फोकस करते हैं, अब 80 प्लस अगर आप हर सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली ऑल इंडिया रैंक आएगी। और ऑल इंडिया रैंक एक ऐसा बैज है, एक ऐसा आपके साथ तमगा है जो लाइफ टाइम रहेगा। 50 साल के भी हो जाओगे ना, तब भी लोग लिखते हैं, लिंक्डइन में जाओ, रिज्यूमे में जाओ कि ऑल इंडिया रैंक स्कोर की थी। वो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। तो छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। मेरे सब्जेक्ट में 80 प्लस, हर सब्जेक्ट में 80 प्लस, तब आएगी ऑल इंडिया रैंक। और ऑल इंडिया रैंक आएगी तो सर वो कैसे आएगी? टीचर का भी कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट का भी कंट्रीब्यूशन, पेरेंट का सपोर्ट तो है, और थोड़ा बहुत लक। अगर आप ध्यान से पाई चार्ट को देखें तो ये है टीचर कंट्रीब्यूशन, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट का है। पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है भाई, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन सबसे छोटा पोर्शन मैंने रखा हुआ है लक का। तो लक का पोर्शन है, मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं डिनाई नहीं करता कि लक नहीं है, बट मेहनत से बड़ा सर किस्मत नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब चारों मिलकर काम करते हैं ना, तब आती है एक ऑल इंडिया रैंक। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हम साथ मिलकर फोड़ने वाले हैं, साथ मिलकर आग लगाएंगे सर, साथ मिलकर 80 प्लस लाएंगे, और साथ मिलकर ऑल इंडिया रैंक आएगी। ठीक है ना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, मैं भी और आप भी, तो बात बनेगी। ठीक, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ, थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ, थोड़ा सा एक तरीके से ओरिएंटेशन सेशन आपका। मैंने कहा 15 20 25 मिनट लगते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में आया था कि हमने पढ़ाई कैसे करनी है आगे। ठीक है ना, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी बोला, 5 वॉल्यूम मैं आपको दूंगा। ठीक, 5 वॉल्यूम के साथ साथ नोट्स आपको तैयार करवाऊंगा। एक भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है ना, मेहनत में कोई कमी हमारी तरफ से नहीं, तो आपकी तरफ से भी नहीं। ठीक है, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन सेशन में जितना मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया है, बस एक दो बातों के साथ मैं इसे एंड करूंगा, उसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो अगली क्लास में अपना बेसिक का एक लेक्चर पढ़ेंगे, कंपनी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले कंपनी में करीब करीब मैं एक लेक्चर तो बेसिक में लगाऊंगा ही, एक या दो भी समझ सकते हैं आप, वो पढ़ लेंगे बेसिक का लेक्चर, एक या दो। तो फिर उसके बाद सेक्शन 1 स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 1 तक भी पहुंचने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, बेसिक बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, एंड में कर रहा हूं, उससे पहले एक बात ध्यान रखना। ठीक, डोंट क्विट, सफर नाउ, एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। मैंने पहले भी कहा, आपके फ्रेंड मजे ले रहे होंगे, उनको नहीं देखना। बस आप ये समझना कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आप तपस्या है सर ये। और जब आप मेहनत के साथ, स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, तो बिल्कुल अपन फोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बाकी की लाइफ आपकी सॉर्टेड है। ठीक, और लास्ट, डिजायर, ड्रीम एंड विजन। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, बार बार, सोचोगे नहीं तो होगा नहीं सर। इसीलिए आज से ही 80 प्लस ऊपर, पहली पहले पहले पेज में नोटबुक की, और नीचे ऑल इंडिया रैंक, सारे बच्चे लिखिए। और आप यूट्यूब पे भी मैं इसे कर रहा हूं,
तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप लाना चाहते हैं 80+ और ऑल इंडिया रैंक, तो लिखे नीचे, यस सर आई विल बी एन ऑल इंडिया रैंकर। यस सर आई विल बी एन ऑल इंडिया रैंकर। मैं देखता हूं कितने बच्चे चाहते हैं। ठीक है, आपसे मुलाकात होती है। पहले सेशन का ये तो ओरिएंटेशन हो गया। अगली क्लास में तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बॉय बॉय टेक केयर, से होती है मुलाकात।